आइए आज बात करेंगे कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025। नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूं शीतल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। सबसे पहले जानते हैं धन की यानी वेल्थ की क्या कंडीशन है। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा ही साल बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा है। सबसे पहला कारण, लग्न के लॉर्ड यानी कि सैटर्न, वो आपके मार्च के बाद में दूसरे भाव में यानी धन भाव में गोचर करेंगे पूरे 2.5 साल के लिए, क्योंकि शनि का गोचर एक राशि में 2.5 साल के लिए होता है। धन के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन कही जाएगी। मई मिड में आपके राहु भी लग्न में आ जाएंगे। मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए राहु का लग्न में आना बहुत अच्छा माना जाता है। अपने आप में ये काल पुरुष की कुंडली में जो एक्वेरियस राशि है, ये 11वें भाव की राशि है, लाभ भाव की राशि है। तो वहाँ पे राहु को लॉर्ड भी कहे जाते हैं इस राशि के, तो अच्छा ही प्रभाव देंगे। मई में ही गुरु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। गुरु की भी 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे होगी, तो ये आपसे रोग में आपको रिलीफ देगी और ओवरऑल भाग्य के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गुरु अपने आप में भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं। और साल के जो पहला हिस्सा है, मई से पहले भी जब राहु आपके दूसरे भाव में रहेंगे, मीन राशि में, वो भी राहु की जो स्थिति है वो धन के लिए बहुत अच्छी है। तो पूरे ही साल राहु का बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा, शनि का बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, और गुरु का भी जो ट्रांजिट है कहीं ना कहीं मिड ईयर के बाद में, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और उससे पहले जब गुरु अभी इस वक्त जब साल की शुरुआत हो रही है, वो टॉरस राशि में आपके चौथे भाव में है, वहाँ पर भी ज़रूर आपको किसी न किसी रूप में प्रॉपर्टी, गाड़ी, व्हीकल, इन सब का सुख देने में काफ़ी सक्षम है। और आपके प्रोफेशन हाउस को देख रहे हैं तो प्रोफेशन में भी किसी न किसी तरह की बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं। आपके प्रोफेशन के जो लॉर्ड हैं वो है मार्स, मंगल। और मंगल इस वक्त आपके छठे भाव में रेट्रोग्रेड होकर के चल रहे हैं, तो इनका नीच का होना, रेट्रोग्रेड होना कभी कभी दिक्कत देता है, प्रेशर क्रिएट करता है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है वर्क में जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड या प्रेशर में फील करें। लेकिन फिर भी छठे भाव में नीच का ग्रह इतना बुरा रिजल्ट नहीं देता है, और मंगल जैसा ग्रह जो छठे भाव का कारक भी कहा जाता है, आपके पराक्रम में वृद्धि ही करेगा। तो उस तरह से धन के लिए ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है। जनवरी 21 के बाद में शुक्र भी एग्जॉल्टेड हो जाएंगे आपके दूसरे भाव में, धन के भाव में, तो वो भी समय बहुत अच्छा होगा। केवल एक्लिप्स के समय में, जब सोलर एक्लिप्स होगा 29 मार्च को, उस समय आपको थोड़ा सा धन से संबंधित कोई भी बड़े अगर डिसीजंस लेने हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। सो दैट इज़ द ओनली एडवाइस। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग ईयर, इंटायर ईयर। अब बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ ही रियल वेल्थ है, मैं हमेशा कहती हूँ और सब कहते हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर मैं आपको कहूँ कि जब शनि का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए थोड़ा रिलीफ होगा। कारण ये है कि जब भी लग्न में शनि आते हैं, आपके तो लग्नेश हैं, लेकिन शनि ओवरऑल एक डिजीज़ के और नर्व्स की कमज़ोरी, इन सब चीज़ों के कारक कहे जाते हैं। तो शनि अपना नेचुरल जो उनका सिग्निफिकेंस है वो भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो आपके लग्न लॉर्ड क्यों ना हो। तो जब वो लग्न में आते हैं तो आपको बहुत नसों में कमज़ोरी, वात के रोग, पैरों में दर्द की शिकायत, इस तरह की प्रॉब्लम्स दी होंगी, तो उन सब से आपको रिलीफ मिलेगा। इधर 14 मई के बाद में जब गुरु भी आपके पंचम भाव में आएंगे और 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, वहां भी आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगी। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन है, शनि राहु आपके पहले भाव में आएंगे, उधर केतु आपके 7वें भाव में आ जाएंगे मई में जब उनका गोचर होगा। अब 7वें भाव में जब केतु आते हैं तो वो कहीं ना कहीं लेडीज़ को गायने इश्यूज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई इश्यूज दे सकते हैं, और किडनी के इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई किडनी की हिस्ट्री है और आपको कोई सिम्टम्स है तो ज़रूर आपको डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहिए, अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए। और थोड़ा प्रोस्टेट वगैरह का भी मेल्स को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इस ट्रांजिट से पहले जब केतु आपके अष्टम भाव में होंगे, वो भी समय ऐसा होगा जब आपके बार बार डॉक्टर के पास ट्रिप्स लग रहे होंगे, मगर कुछ डायग्नोसिस क्लियर नहीं आ रहा होगा। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूटीआई का हो जाना, इस तरह की चीज़ें बार बार हो रही होंगी और कारण कहीं कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े सितारे कमज़ोर हैं। लेकिन जैसे जैसे द ईयर विल प्रोग्रेस, गुरु आपके पंचम भाव में आएंगे, वहाँ ये आपको कुछ रिलीफ डेफिनेटली देंगे। राहु के लग्न में आने से ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी का भी इशू बनता है, तो वहाँ पे भी आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है।
आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस नहीं रहना है, और जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर काउंसलिंग लें। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत भ्रमित करता है राहु जब भी लग्न में आता है, तो बहुत भ्रमित करता है, क्योंकि अधूरे प्लैनेट्स हैं दोनों, राहु और केतु, तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक अधूरापन, एक खोज, ये सब चीज़ें अटैच रहती हैं। तो वो हमें बहुत ओवर थिंक कराती है और कहीं ना कहीं एंग्शियस बनाती है, एंड दैट्स हाउ द मेंटल प्रॉब्लम्स एंड डिप्रेशन स्टार्ट्स। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। अब बात करेंगे शादी के योग के बारे में। साल की शुरुआत में शादी के कुछ योग बन रहे हैं, उसके बाद में जब गुरु भी आपके पंचम में आएंगे, उस समय मई से लेकर के अक्टूबर तब तक भी आपके शादी के योग बनेंगे। गुरु जब भी सप्तम से 11वें भाव का गोचर है और लग्न को भी देखेंगे, अगर कहीं कुछ आपकी रिलेशनशिप चल रही है, यू कैन ऑब्वियसली टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ऐसे ग्रह के योग बन रहे हैं। अगर मैं शादीशुदा रिलेशनशिप की बात करूं, तो वहां पर मई के बाद में केतु के आने से थोड़ा डिटैचमेंट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। इसके साथ ही आपके सप्तम से 12वां भाव यानी छठे भाव, वहां पे भी लंबे समय तक मंगल का गोचर रहेगा। कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं कही जाएगी। एक्टिवेशन है उस पर्टिकुलर भाव का, बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा, शादी अगर आपकी हो चुकी है तो आपको अपनी रिलेशनशिप को बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है। गुरु का गोचर जब पंचम भाव में होगा, वो समय मई से लेकर अक्टूबर प्रोजनी के लिए, बच्चों की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पूरा ही साल अच्छा है, वो मेहनत कर पाएंगे, काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी गुरु की। तो इस तरह से आपके लिए ये पूरा ही साल अच्छा है, आप पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सकेंगे। सभी जातकों के लिए जो ग्रहण का समय होगा, उस समय कोई भी बड़े डिसीजंस लेने से आपको बचना चाहिए। वहाँ पर कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वो ख्याल आप ज़रूर रखें। रेमेडीज़ की अगर बात करें, तो आपको कोई भी ओल्ड एज हाउस में, कोई ऐसी जगह जहाँ वृद्धों को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, वहाँ कोई ना कोई डोनेशन ऑफरिंग्स आप ज़रूर करें। हेल्थ और वेल्थ के लिए शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक ज़रूर करें, और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हर दिन ना कर सकें तो ट्यूसडे को ज़रूर करें, इससे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही मैं हर मंथ की डिटेल्ड वीडियोस लेकर के आऊँ, हर लग्न और राशि के लोगों के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर।